स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपको हाई स्कूल की मैथमेटिक्स प्रोवाइड कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमसे कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। आपको क्या है कि इस तरीके से कुछ आपको समस्याएं दे रखी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रखी हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इनको आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण का मतलब जिसकी घात एक होती है, ऐसा कोई आपको एक समीकरण बनाना है। लेकिन यहाँ पे तो युग्म दे रखा है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको कोई दो रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। देन आपसे कह रहा है उसके हल, आपको क्या करना है, उसको हल करना है। समीकरण तो बना लोगे आप, लेकिन समीकरण बनाने के बाद में उसको आपको क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करना है, किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए, है ना। आपको क्या करना है, कोई भी मेथड, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम बीजगणित विधि से करेंगे, है ना, बीजगणित विधि से, तो आप बीजगणित विधि से कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम ग्राफीय विधि से करेंगे, तो आप ग्राफीय विधि से कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफीय विधि से। आप चाहते हैं कि नहीं हम प्रतिस्थापन से करेंगे, तो प्रतिस्थापन से ही, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि विलोपन विधि से करेंगे, तो आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ऐसे ही आपको कुल 5 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। यहां पे हमसे कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अब छात्रावास का मतलब क्या हुआ, छात्रावास का मतलब हुआ कि आपका जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल में मान लेते हैं कुछ बच्चे रह रहे हैं, तो वहां पे जो उसका मालिक है वो क्या करता है, मासिक व्यय जो है उसका नियत है। मतलब आप अगर रूम लेने गए, तो रूम जब आप लोगे तो उसने आपसे बोल दिया कि हमारा जो रूम का किराया है वो तो फिक्स है कि आपको इतने रुपए आपको देने हैं। मान लेते 500 रुपए आपको फिक्स है कि ये तो देना ही देना है आपको। लेकिन आगे कह रहा है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब बाकी जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर आप हमारे यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, तो आप 500 रुपए तो देंगे ही देंगे, लेकिन प्लस आप क्या करेंगे, अगर आप हमारे यहाँ से खाना खाते हैं, बाई चांस क्या हुआ कि आप आए और आपने हमारे यहाँ से खाना खाया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमें जो भी उसका प्रतिदिन का किराया होगा वो हमें देंगे। क्योंकि हमें बताया तो नहीं, जैसे मान लेते 50 रुपए है एक दिन का खाना, ठीक है, तो वो 50 रुपए भी आपको हमें देना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक दिन खाना खाते हैं तो 50 रुपए, 2 दिन खाना खाते हैं तो 100 रुपए, 3 दिन का तो 150 रुपए। मतलब ऐसे ही क्या होगा, आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझते हैं। आगे कह रहा है जब एक विद्यार्थी, कोई एक बच्चा है, वो क्या है, ए है ना, कोई ए है, बच्चा है, जैसे आपका ही नाम ले लीजिए कोई भी, ठीक, को जो 20 दिन भोजन करता है, वो क्या है, 20 दिन भोजन कर रहा है। मान ले रहे हैं कि वो हॉस्टल में क्या हुआ कि उसको 20 दिन उसने जहां रह रहा है वहीं से उसने भोजन लिया, तो उसने 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब उसने क्या किया, 1000 रुपए वहां पर उसने किराया भरा। फिर कह रहा है, अब देखो यहां से हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहेंगे। कैसे, देखिए यहां से हम पहले एक प्रॉब्लम को, जो ये मासिक व्यय है ना, उसमें कुछ भाग नियत है। तो अगर हम ये मान लें, माना कि जो नियत किराया है, जो नियत किराया वो क्या है, x रुपए है, हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रफली है। ठीक है, तो नियत किराया को आपने x मान लिया, और प्रतिदिन भोजन का किराया, प्रतिदिन भोजन का किराया बराबर आपने क्या किया, y रुपए मान लिया। अब यहां से कह रहा है जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, उसने 1000 रुपए छात्रावास के लिए अदा किए हैं। ठीक है, समझते हैं यहां से क्या कह रहा है, भाई आप अगर किराया दोगे तो आप नियत किराया प्लस जो भी खाना खाया है, 20 दिन उसने अगर खाना खाया तो 20 दिन का किराया जोड़कर ही तो दोगे।
भाई अगर आप किराया दोगे तो ऐसा तो नहीं करोगे कि ये लो जी आपका क्या नाम एक फिक्स चार्ज और ये जो है ये आपका जो 20 है ये आपका एक्स्ट्रा चार्ज जो भी आपका है ना तो वो चार्ज ले लो, ऐसा तो नहीं दोगे। आप क्या करोगे, दोनों का पूछ लोगे टोटल कितना हुआ और टोटल अमाउंट पे कर दोगे। तो वही चीज यहाँ पे आपने कर दिया। बात समझ में आई? ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई? अब देखिए उन्होंने क्या कहा, बाद में उन्होंने कहा कि एक और लड़का है, क्या है, जबकि एक विद्यार्थी बी, कोई एक और विद्यार्थी उसने क्या किया 26 दिन भोजन किया। उसने क्या किया है 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए उसने 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि उसने नियत किराया प्लस 26 दिन के भोजन का किराया जोड़कर उसने 1180 रुपए अदा करें। तो ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। और कह रहा है नियत व्यय मतलब फिक्स चार्ज और प्रतिदिन भोजन का किराया, प्रतिदिन भोजन का किराया आपको क्या करना है, हमें बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो पता कर लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये जो इक्वेशन है इनको आप किसी से भी सॉल्व करते हो, ब्रज से भी कर सकते हो, ग्राफी से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो और विलोपन से भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं विलोपन विधि से कर लेते हैं। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, अगर बात समझें तो यहां से देखिए इन दोनों इक्वेशंस में किसके गुणांक, विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे, एक तो पहले चेक करते थे कि जो इसके संख्याएं हैं, चाहे x का गुणांक और चाहे y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ y का तो गुणांक बराबर नहीं लेकिन x का गुणांक बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर हो गया। दूसरी चीज क्या देखते थे, एक प्लस में होना चाहिए और दूसरा माइनस में। क्या दूसरा माइनस में है? नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अगर हम चाहें तो माइनस का सिंबल कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 26y बराबर में 1180, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। या इसको चाहें तो माइनस का x माइनस का 26y बराबर में माइनस का ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो ये हम मान लेते हैं कि यह जो है हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड बन गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई। तो आप देखिए x के गुणांक सेम हो गए और एक प्लस में और एक माइनस में हो गया। हम कट कर सकते हैं उसको। देखिए समझते हैं कैसे। अगर हम यहां से देखें तो समीकरण 1 व 3, समीकरण 1 व 3 को जोड़ दे, है ना, जोड़ने पर ही तो करते थे, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000 और माइनस x माइनस 26y इज इक्वल्स टू माइनस का 1180। देखिए इससे ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का 6y बराबर, इसको घटाएंगे तो माइनस का 180। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, 6y बराबर में 180 बचा, 6y बराबर में 180 तो बचेगा। अब देखिए यहां से y बराबर में 180/6 हो जाएगा, क्यों, गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में, तो 6 त्रिक 18, तो y बराबर क्या आ गया, 30 रुपए। क्या आया, 30 रुपए। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 30 रुपए। अब ये जो y का मान है उसको हम लोग किसी में भी रख देते थे। तो y का मान मान लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था हमारा x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, यही तो था। ठीक, x की जगह तो x ही रहेगा प्लस 20, y की जगह पे आपको 30 रखना है, इक्वल में 1000। समझ में आया? ठीक, अब देखो x प्लस 3 दूना 6 और 2 0 बराबर में 1000, x बराबर में 1000 माइनस का 600, तो x बराबर में घटाएंगे तो 400 बचेगा। कितना बचेगा, 400। तो अगर आपसे इसमें पूछा गया है कि नियत किराया क्या होगा, तो नियत किराया
बराबर x रुपए था और x की वैल्यू क्या आई 400। तो जो फिक्स चार्ज था वो कितना था 400 रुपए था और आपसे कह रहा है कि प्रतिदिन भोजन का किराया क्या था y रुपए। तो y की वैल्यू क्या आई 30 रुपए। तो आप उस हॉस्टल में रह रहे हो और आपको क्या करना है 400 रुपए उसका नियत किराया और जितने दिन आप वहां पर खाना खाओगे तो उसके लिए आपको पर डे का 30 रुपए किराया देना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड। ठीक, तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है एक भिन्न जो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। बात नहीं समझिएगा, यहां पे आपसे क्या कह रहा है कि कोई भिन्न है तो हम क्या कर लेंगे, पहले वो भिन्न मान लेंगे। माना भिन्न बराबर है x/y के। ये कोई आपकी भिन्न होती है, भिन्न किस फॉर्म में होगी अंश बटे हर के फॉर्म में ही तो होती है ना। तो हमने भिन्न मान ली। अब कह रहे हैं अगर जब उसके अंश से 1 घटाया जाए, मतलब अगर इस भिन्न में अंश क्या होगा ऊपर वाला, तो अंश में से अगर 1 घटा दें तो अंश क्या है x में से 1 कम कर दें तो वो जो भिन्न है वो किसके बराबर हो जाती है 1/3 के। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं तो 3x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। यहां से अगर इसको सॉल्व करें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3x, इसको इधर ले आए तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। आगे अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है, और वो जो भिन्न है, ये जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है। भाई आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है जब हर से 8 जोड़ दिया जाए। जब हर में 8 जोड़ दिया जाए तो हर क्या होता है ये नीचे वाला। तो कह रहा है जब उस ही भिन्न में 8 जोड़ दिया जाए, कहां पे हर में, तो वो भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। तो 4x बराबर में y प्लस का 8, तो 4x माइनस का y इज इक्वल्स टू 8। ये क्या होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखिए हम लोग इसको चाहे तो किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो हम लोग इस बार इसको क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। किससे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहां पे करते क्या है, अगर आप देखें तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, सबसे पहले कोई भी एक समीकरण लेते थे, उससे एक अगला समीकरण बनाते थे। तो हम लोग क्या कर लेंगे समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 ले लिया। अब समीकरण 1 के बाद में आप क्या करेंगे, समीकरण 1 आपने ले लिया तो समीकरण 1 था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां से क्या कर लेंगे आप x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो मान लेते हैं हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इधर भेजा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू y। तो y का आपने ये समीकरण बना लिया। आपने यहां से y की वैल्यू पता कर ली। तो ये जो y का मान है, ये जो आपने नया समीकरण बनाया है समीकरण नंबर 3, इसको आप क्या करिए समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, यही तो करते थे, एक नया समीकरण बनाते थे और जो समीकरण होता था उसको हम दूसरे समीकरण में रख देते थे। समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं, समीकरण 1 में हम लोग नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 से ही हमने समीकरण 3 बनाया है, इसलिए। ठीक है, तो ये जो y का मान है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो जहां जहां y आएगा हम ये वैल्यू रखेंगे। तो 4x की जगह तो रखना नहीं है, माइनस y की जगह कितना रखना है, y की जगह पे आपको रखना है 3x माइनस 3, ठीक, बराबर में 8। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 4x माइनस, भाई अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x है ना, प्लस का 3 बराबर में 8। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x में से 3x गया तो 1x बचा, बराबर 3 इधर भेज दो तो 8 माइनस का 3। तो यहां से x बराबर क्या आया 5 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब ये जो मान है इसको आप
रख लीजिए समीकरण 3 में। आप चाहें तो समीकरण 1 या 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में क्यों रख रहे हैं, रीजन ये है कि इसको हमने पहले से ही y की फॉर्म में बनाया हुआ है। तो y बराबर 3x माइनस का 3, तो y बराबर यहां से आप क्या कर सकते हो, 3x की जगह पे आपको कितना रखना है, 5 माइनस 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 टाइम 15 माइनस 3, तो यहां से y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, 12। तो अगर आपसे कोई कहते हैं वो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न बराबर x अपॉन वाई के थी, तो बराबर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12, तो वो भिन्न क्या है, 5/12 है। कितनी है वो भिन्न, 5/12 है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में, यश नाम का कोई लड़का है, उसने एक टेस्ट दिया है, उसने कुल 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। उसने क्या किया, उसके जो पेपर हुआ था उसमें उसके कुल 40 नंबर आए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, है ना, मतलब जो उसके आंसर थे, अगर उसका एक आंसर सही हो रहा था तो उसको 3 अंक मिले, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब क्या है कि आप पेपर देने गए और पेपर देने पे आपको क्या हुआ, आपसे उसमें लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शंस में कि आप अगर एक उत्तर सही दोगे तो हम आपको 3 नंबर देंगे, और अगर आप एक उत्तर गलत देते हो तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, क्या होता, अगर उसको 3 अंक की जगह कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती करते, है ना, क्या होता कि अगर हम मान लें कि हमने क्या किया कि अब हमें 3 की जगह 4 अंक मिल रहे हैं सही उत्तर पर, और 2 अंक कट रहे हैं, किस पे, 2 अंक कट रहे हैं जब हमारा उत्तर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो यश को 50 अंक अर्जित करता। मतलब यश अगर इस हिसाब से अगर उसको नंबर मिल रहे होते तो उस टेस्ट में कितने, 50 अंक प्राप्त कर लेता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, आपको बताना है कि उस पेपर में कितने प्रश्न थे। आप मेरी बात समझिएगा, आपको पता करना है कि टोटल प्रश्न कितने थे। तो अगर हम ये पता कर लें कि ये जो सही उत्तर की संख्या कितनी है, पता कर लें कि सही उत्तर की संख्या कितनी है, प्लस गलत उत्तर की संख्या कितनी है ना, प्लस गलत उत्तर की अगर हम संख्या पता कर ले, है ना, मतलब उसने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए, उनकी अगर संख्या पता कर ले तो हमें इन दोनों को जोड़ के टोटल निकाल सकते हैं ना कि उसका आंसर ये होगा। तो वही चीज सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, है ना, माना सही उत्तर की संख्या बराबर है x, है ना, जो उसने सही उत्तर दिए हैं मान लेते हैं वो x है। हम लोगों को तो नहीं पता ना कि कितने उसने उत्तर सही दिए हैं, है ना, तो हम यहां से मान लेते हैं कि उसने x उत्तर सही दिए हैं। फिर ऐसे ही देख लेते हैं गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तरों की संख्या जो है वो उसकी है y, कितनी है, y है। तो आप प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने जब टोटल, मतलब उसने जब एक टेस्ट दिया तो उसमें उसके 40 अंक आए थे। कब आए थे, जब उसके क्वेश्चन में 3 अंक उसको सही पे मिल रहे थे और 1 अंक उसको गलत पे कट रहा था। बात मेरी समझना है, यहां से अगर हम इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को अगर समझना चाहें तो 3x माइनस y बराबर में 40 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए कैसे, देखिए कह रहा था टोटल उसको 40 अंक मिले हैं, है ना, टोटल उसके 40 अंक है। कितने में, मान लेते हैं उसने कुछ आंसर्स जो थे वो सही किए। भाई अगर उसको 1 पे 3 नंबर मिल रहे हैं तो 2 पे उसको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। तो ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि उसने 3 प्रश्न सही किए थे, 3 त्रिका 9,
और मान लेते हैं कि 2 प्रश्न उसने गलत किए तो काट देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, है ना। तभी तो भाई उसने कुछ उत्तर सही भी किए होंगे और कुछ उत्तर गलत भी होंगे, तो दोनों को अगर हम माइनस कर दे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लेंगे। कह रहा है अगर उसको 3 की जगह 4 अंक मिलते हैं तो भाई 4 अंक के लिए बना लेंगे एक क्वेश्चन। और कह रहा है 2 अंक की कटौती होती तो वो टोटल कितने अंक प्राप्त करता, 50 अंक प्राप्त करता। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। अब देखिए, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि उसने सही उत्तरों की संख्या कितनी दी है और गलत उत्तरों की संख्या कितनी थी। तो देखो निकालेंगे कैसे। आप चाहो तो यहां से कोई भी मेथड लगा सकते हो, चाहो तो आप ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हो, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, है ना। तो हम लोग यहां से विलोपन विधि लगा लेते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते थे, लिखेंगे यहां से विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, अब मेरी अब बात समझिएगा। विलोपन विधि में हम देखते थे कि x या y किसी का गुणांक बराबर होना चाहिए, तो दोनों इक्वेशंस में x और y किसी का भी गुणांक बराबर होना चाहिए था। तो देखा x का तो बराबर नहीं है, क्या y का बराबर है, नहीं है, तो किसी को बना लेते हैं। एक काम करते हैं, अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दें तो हमारे y के गुणांक सेम हो जाएंगे। ठीक है, और क्या देखते थे, एक तो देखते थे प्लस और माइनस, है ना भाई। प्लस और माइनस में होगा तभी तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे। भाई अगर आपको 2 + 2 दिया है तो ये तो 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, अगर 2 - 2 दिया होता तभी तो 0 होता। तो यहां पे भी जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा तभी तो ये 0 बन सकता है। तो वही चीज करेंगे। तो समीकरण 1 में -2 से, किससे, -2 से गुणा कर देने पर, गुणा करने पर देखिए, जब यहां पे समीकरण 1 में -2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या तैयार होगी भाई, गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, है ना। तो 3 दूना 6, माइनस का 6, क्यों, माइनस से गुणा करा रहे हैं। ठीक, यहां पे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2y बराबर 40 दूना 80, यही तो बनेगा, है ना। अब देखिए, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, है ना। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखो, यहां से समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 4x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 50 और यहां से माइनस का 6x प्लस का 2y बराबर में 80, यही तो है। अब देखो इनको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ देते हैं। तो यहां से देखो ये तो हो गया एलिमिनेट, क्यों, माइनस प्लस कट जाता है, क्या बचा, यहां से देखो माइनस का कितना बचा, यहाँ पे आपका -80 होगा ना, क्यों, क्योंकि -2 से गुणा कराया था ना। तो देखो यहां से ये तो कट गया, क्या बचा, माइनस का 2x बचा। भाई माइनस के 6 में से प्लस का 4 चला गया तो 2 बचा और x था तो x आ गया। ठीक, यहां पे भी वही चीज, माइनस के 80 में से 50 चला गया तो माइनस का 30 बचा। तो x बराबर क्या बचा, माइनस का 30 अपॉन में माइनस का 2, काट दिया, माइनस से माइनस 2 से 15 बार में, तो x बराबर क्या आ गया, 15। ठीक, x बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। अब ये जो x का मान है उसको आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, चाहे समीकरण नंबर 3 में रखो। तो हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था 3x माइनस का y बराबर में 40। तो जहां जहां पे x आएगा वहां पे कितना रखना है, 15। तो 3x की जगह पे कितना रखना है, 15 माइनस y बराबर में 40। तो 15 × 45 माइनस y बराबर में
40, वाई इधर ले जाओ तो वो प्लस का हो जाएगा बराबर, इसको इधर ले आओ तो 45 माइनस का 40, घटा दिया तो y बराबर क्या आया 5। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो सही उत्तर की संख्या थी वो x के बराबर थी, तो यहां से लिखेंगे सही उत्तर की संख्या जब हमने माना था तो वो बराबर थी x की, और x की वैल्यू क्या है आपकी 15, तो सही उत्तर उसने कितने दिए, टोटल 15 दिए, है ना। सही उत्तर उसने कितने दिए, कुल 15 सही उत्तर दिए। और गलत उत्तर की संख्या आपने क्या माना था, गलत उत्तर की संख्या बराबर आपने y मानी थी, तो y की वैल्यू कितनी आई 5, मतलब उसने सही उत्तर जो थे वो 15 दिए और गलत उत्तर 5 दिए। अब अगर हमें कह रहा है प्रश्नों की संख्या, तो यहां से निकाल लेंगे, प्रश्नों की आपको क्या करनी है, संख्या पता करनी है, तो लिखेंगे प्रश्नों की कुल संख्या। कुल संख्या ही तो पता करनी थी कि कुल कितने प्रश्न थे, तो कुल संख्या पता करनी, तो आप सही उत्तर प्लस गलत उत्तर कर दोगे, भाई उसने सही उत्तर कितने दिए और गलत उत्तर कितने दिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कुल कितने प्रश्न थे। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो ये क्या हो गया 20 आ गया, कितना आ गया 20। तो उस पेपर में वो जो पेपर दिया था आपने को टीचर ने, है ना, उसमें कुल 20 प्रश्न थे। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई ना, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको।